डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सरकार और किसानों के बीच बुधवार को जो छठे दौर की बातचीत हुई वो बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा क्योंकि देश भर के किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि 4 जनवरी को फिर से इस पर बातचीत होगी। इधर किसानों का कहना है और सरकार ने भी बताया है कि किसान के 4 में से 2 मांग मान ली गई है। सरकार की तरफ से 4 जनवरी को जो इस पर बातचीत होगी उसके बाद पता चलेगा कि ये आंदोलन किस ओर जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की तरफ से बातचीत में 4 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 2 पर सहमति बन गई है। केंद्र पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर किसानों की मांगों को लेकर सहमत है। तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून को लेकर भी चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, यानी सरकार लिखित रूप से आश्वासन जो है देगी और अब पराली जलाना जुर्म नहीं माना जाएगा। ये यानी 2 बातों पर सहमति की बात जो है ये कृषि मंत्री साफ साफ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। किसानों की बिजली बिल से जुड़ी मांग को लेकर भी सहमति बन गई है, यानी किसान बिजली बिल में भी जो छूट चाहते थे, सब्सिडी चाहते थे, उसको लेकर भी सहमति बनी है। तोमर ने कहा कि दोनों पक्षों में प्रस्तावित बिजली कानून, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर सहमति बन गई है। वहीं केंद्र पराली से जुड़े मुद्दे पर भी किसानों की मांग से सहमत है। किसान सरकार के बीच 50% पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा सरकार में किसानों के लेकर संवेदना और सम्मान है। आशा है किसान और सरकार में सहमति आगे भी बनेगी। केंद्र सरकार समिति बनाने के लिए पहले दिन से तैयार है। तो ये अब देखते हैं कि 5वें जो छठे दौर के बाद 7वें दौर की जो वार्ता होगी 4 जनवरी को, उसमें क्या निकलता है। लेकिन बिजली बिल का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा था। आप जानते हैं कि बिजली फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, सिस्टम को ठप बनाए रखना है। एक ऐसा सिस्टम, सब्सिडाइज सिस्टम इस देश में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सब्सिडाइज सिस्टम इस देश में ऐसा बन गया है जो भारत के मध्य वर्ग की कमर तोड़ता है और ये एक खास वर्ग को आंदोलन, सड़क जाम करके एक गुंडागर्दी पर उतार देता है और वो सब्सिडी की बड़ी मांग सब करते हैं। मैं तो सब्सिडी की अर्थव्यवस्था के हमेशा ही विरुद्ध हूं। सरकार टैक्स रियायत करे, लेकिन ये जो सब्सिडी जाते हैं वो ज्यादातर बिचौलियों की जेब में जाते हैं। आज भी किसान आंदोलन में देश का किसान नहीं, बिचौलियों का एक बड़ा वर्ग शामिल है और ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सरकार को सरकार चलानी है तो अच्छी है कि वो 50% सहमति की ओर बढ़ी है। दूसरी खबर है, प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि जनता भ्रम में ना रहे और कोरोना कोविड-19 को लेकर उन्होंने कहा कि दवाई और कड़ाई दोनों का पालन होगा और वैक्सीन आएगी तब भी छूट नहीं मिलेगी, यानी जनता की मुसीबतें जारी रहेगी। ये बात प्रधानमंत्री ने गुरुवार को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखते वक्त कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। देश में वैक्सीन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। और प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, टीका उन्हें ही लगवाइए प्रधानमंत्री जी जो इसके प्रति कि उनको टीका चाहिए, जो इसकी मांग कर रहे हैं, जो शैक्षिक रूप से आ रहे हैं, जो बड़े पैमाने पे टीका लगवाना चाहते हैं। प्लीज जो हम जैसे लोग जो टीका नहीं लगवाना चाहते उन पर जबरदस्ती ना थोपा जाए।
मैं भारत की या मेरा पूरा परिवार भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अभी तक कोरोना से साफ बचे हुए हैं। जबकि हम ऑफिस भी जा रहे थे, हमारा भाई भी ऑफिस जा रहा था और हम सब कोरोना के 2 गज दूरी, मास्क, हाथ धोना, सैनिटाइज करना सबका पालन कर रहे थे और साथ में अपने रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा पाउडर जैसे आयुर्वेदिक उपचार भी कर रहे थे। तो हम बचे हुए हैं, हमें आयुर्वेद में भरोसा है। परंतु जिस तरह से आयुर्वेद आधारित उपचार लेकर बाबा रामदेव आए और पूरा जो एलोपैथ का जो लॉबी है वो उन पर टूट पड़ा, सब टूट पड़े और उनको बाद में बैकफुट पे होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, बिल्कुल लाइए, क्योंकि सरकार का एक काम है कि वो वैक्सीनेशन आदि पे काम करे, परंतु जबरदस्ती किसी के साथ ना हो। जो लोग लगवाना चाहें वो उनका स्वागत हो, वो लगवाएं। जो ना लगवाना चाहें उनके भी निर्णय का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी रेट 96% है। तो ऐसा कोई खतरनाक ये बीमारी नहीं है जिससे लोग संख्या में मर रहे हो, नहीं। रिकवरी रेट भारत का 96% है। बिहार जहां हूं मैं अभी, बिहार में सबसे कम दर है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम शारीरिक श्रम करते हैं इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हुआ है। मुंबई, दिल्ली जहां बैठकर काम करने का की ज्यादा प्रवृत्ति है, कंप्यूटर और डेस्क आधारित, वहां इसके खतरे थे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 2020 चुनौतियों से भरा रहा, 21 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। तो कड़ाई का पालन जरूर करें, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो छूट मिलेगी, ये भ्रम में मत रहना। 21 का हमारा मंत्र रहेगा दवाई भी और कड़ाई भी। तो मत दे छूट, ये ठीक कह रहे हैं, परंतु जबरदस्ती किसी का वैक्सीनेशन ना हो, ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तीसरी खबर बिहार से है। बिहार में आरजेडी के नेता है श्याम रजक। श्याम रजक आरजेडी जेडीयू डगड़े का बैगन है, पर अभी आरजेडी में है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश के 17 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, यानी लालू की पार्टी येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, जनता द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद। और ये आपको अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय में भी पता चला होगा कि कैसे जेल से बैठकर लालू यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कह रहे थे वोटिंग से आउट रहो ताकि हमारी सरकार बन जाए। वही काम अभी फिर से किया जा रहा है। जदयू के 17 एमएलए को कह रहे हैं मेरे संपर्क में है, टूट सकता है। जदयू ने भी पलटवार किया है और कहा है हमारे 3 दर्जन राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी के 3 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में हैं। अभी जदयू को आरजेडी एक ऑफर जो दे रही है उसकी वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू को तोड़ा है और इसका आरजेडी फायदा उठाना चाहती है, लालू पूरा फायदा उठाना चाहती है। आरजेडी ने पहले तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में आकर सरकार चलाने तक का ऑफर दे दिया, साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश को समर्थन देने की पेशकश कर दी। और जब जदयू ने इनकार किया तो आरजेडी ने पार्टी तोड़ने की धमकी दे दी कि आपके 17 विधायक हम तोड़ देंगे। इस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि मुगालते में हैं और उनकी पार्टी ही हम तोड़ सकते हैं। तो जदयू की जो नाराजगी है भाजपा से, उसका फायदा लालू उठाना चाहती है। मैं नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि आप अवसरवादिता में दोबारा ना फंसें। बिहार की जनता ने बहुत आशा के साथ आपको वोट किया है। आप जो 15 साल में नहीं कर पाए, इस 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी से सीखें और उस तेजी से विकास करें। बिहार मुख्यमंत्री आप ही हैं। यदि राजद आ गया और फिर से गुंडा तंत्र, अपहरण तंत्र, जंगल राज स्थापित हुआ तो जनता लालू या उसके बेटों से अधिक आप अपनी महत्वाकांक्षा के अंक को ज्यादा उड़ान मत दीजिए। जनता ने आपको वोट किया है और बिहार को उन्नतिशील प्रगतिशील राज्य बनाइए, इसी में सबका भला हो।
अगली खबर है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना की सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने का एक बिल पारित हो गया है। आप जानते हैं कैथोलिज्म में, ईसाईयत में गर्भपात को एक पाप माना गया है, लेकिन महिलाएं इसके अधिकार के लिए लगातार लड़ रही थी। पोप और चर्च कभी गर्भपात का अधिकार नहीं देना चाहती। महिलाएं इस अधिकार के लिए दशकों से आंदोलन कर रही थी, यहां तक कि सिर्फ दुष्कर्म और मां के जीवन पर खतरे के मामले में ही गर्भपात को कानूनी रूप से अनुमति थी, साधारण गर्भपात को अनुमति नहीं थी। इसलिए ये महिलाएं आंदोलनरत थी, लेकिन अब देश में 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति मिल गई है। अर्जेंटीना की संसद में 12 घंटे के मैराथन सत्र के बाद गर्भपात को वैध बनाने वाले बिल के पक्ष में 38 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 29 वोट पड़े और एक सदस्य गैर हाजिर रहा। इस बिल को अर्जेंटीना के चैम्बर ऑफ डिप्टी द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। इस पर घंटों बहस हुई। वोटिंग से पहले सीनेट के बाहर गर्भपात के समर्थक और विरोधी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भीड़े और समर्थक हरे रंग का कपड़ा पहने थे और उनके गर्भपात आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था। जबकि अर्जेंटीना गर्भपात को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा जो ये देश लैटिन अमेरिका का ये देश अर्जेंटीना बन गया है। लैटिन अमेरिका में सिर्फ उरुग्वे, क्यूबा, गुयाना, मैक्सिको सिटी में ही गर्भपात वैध है। तो आपको बताऊं, इसको लेकर पोप और चर्च ने हमेशा ही विरोध जताया। पोप ने ट्वीट कर कहा था, ईश्वर के बेटे ने भी ये बताने के लिए अवांछित ही जन्म लिया था कि हर अवांछित बच्चा ईश्वर का बच्चा है, इसलिए गर्भपात नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि ईश्वर के बेटे यानी ईसा मसीह ने भी अवांछित बच्चे के रूप में जन्म लिया, ये बताने के लिए कि हर अवांछित बच्चा ईश्वर का बच्चा है, इसलिए गर्भपात नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कैथोलिज्म की बहुत पुरानी मांग है, पुरानी लड़ाई है। और कैथोलिज्म जो ईसाईयत है वो गर्भपात को हमेशा से गैर कानूनी मानता रहा है, वो गर्भपात को पाप कहता रहा है, पर चर्च के अंदर जो होता रहा है उस पर वो पर्दे डालता रहा है। अगली खबर है, जियो ने एयरटेल और वोडाफोन जो किसान आंदोलन की आड़ में जियो के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, जियो के ग्राहकों को तोड़ने के लिए लुभा रहे थे। किसान आंदोलन में तो कैनोपी तक लगा लिया था। जियो ने नए साल पर उन सबको फिर से झटका दिया है और अपने जो ग्राहक उनको तोहफा दिया है। 1 जनवरी से यानी कल से पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर जियो की वॉइस कॉल फ्री होगी। पहले इन्होंने कुछ पैसे लगाए थे दूसरे कॉल पर, और जिसका विरोध किया था विपक्ष ने, विपक्षी इनके जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनकी तरफ से कई यूट्यूब पे भी फंड हुआ था इसको लेकर कि जियो ने पहले फ्री कहा, पैसे लगाता है बायकॉट जियो। जियो ने फिर से कॉल फ्री कर दिया है दूसरे नेटवर्क पर। तो ये एक बड़ी खबर है और ये जो है आपको जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं एयरटेल और वोडाफोन, उनके लिए एक दबाव होगा उन पर कि वो भी फ्री करें। ऑफ ऑन नेट यानी कि जियो से जियो पे कॉल तो हमेशा ही फ्री था, लेकिन अब ऑफ नेट यानी जियो से अन्य नेटवर्क पर भी कॉल फिर से फ्री हो जाएगा। रिलायंस जियो की ओर से जो बयान आया उसके मुताबिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के निर्देशानुसार 1 जनवरी से सभी घरेलू वॉइस कॉल के लिए इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज यानी IUC समाप्त किया जा रहा है, जिसके बाद जियो से किसी भी नेटवर्क पर कॉल फ्री हो जाएगा। अब IUC समाप्त होगा तो ये एयरटेल, वोडा सब पे दबाव होगा कि वो अपने कॉल फ्री करें दूसरे नेटवर्क पे, नहीं तो जियो फिर से मैदान मार लेगा। और ये उन सब के लिए बड़ी दुखदाई खबर होगी जो खासकर किसान आंदोलन की आड़ में कंपनी खेल रहे थे, कंपनी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे और अपनी प्रतिस्पर्धा को सेटल करने में लगे हुए थे। आखिरी खबर है, कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में गुजरात के टिड्डे जो है रजिस्ट्रेशन कराने से कतरा रहे हैं। उनका मानना है कि ये हराम है, तो उनकी अलग सोच है। उनको लगता है कि इसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है। उनकी सोच तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की होती है।
तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं और इसको लेकर एक मैराथन है, पूरी दुनिया में हो रही है कि ये लोग क्या करेंगे। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। परंतु मैं हिंदुओं से भी कहूंगा कि जिसमें रेजिस्टेंस पावर है अधिक, वो थोड़ा इंतजार करें। परंतु जो लोग घबराए हुए हैं, वो आराम से वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। सरकार इसके लिए व्यवस्था कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।